हाय गाइस, दिस इज श्वेता राणा। वेलकम टू बायोलॉजी बूस्टर क्लासेस। सो गाइस, स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। लास्ट लेक्चर में मैंने आप लोगों को रूट प्रेशर के बारे में कंप्लीट करा दिया था। थोड़ा सा हम पीछे का लेक्चर रिवाइज करते हुए चलेंगे ताकि यदि कोई बच्चा इस लेक्चर में हमारे साथ न्यू जुड़ रहा है तो उसको एक्चुअली में समझ में आ जाए कि टॉपिक चल क्या रहा है। ठीक है, मैंने आप लोगों को बताया था कि जब हम प्लांट में वाटर या मिनरल के एब्जॉर्प्शन को हम लोग समझते हैं या हम ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस को समझते हैं तो हमें डिफरेंट टाइप के स्टेप को समझना ज़रूरी है। जिसमें हमने पहले टाइप के स्टेप को कंप्लीट कर लिया था, जिसमें हमने एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल जो है रूट की सहायता से एब्जॉर्ब करना सीख लिया था। अब हमने जो चीज़ एब्जॉर्ब कर ली है उसे हम प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में कैसे ट्रांसपोर्ट करें या हम उसे नीचे से ऊपर की तरफ कैसे चढ़ाएं, तो इस प्रोसेस को हम समझ रहे थे, जिसे हम बोलते थे एसेंट ऑफ सैप। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि यदि किसी भी प्लांट में हमें ट्रांसपोर्टेशन के अंदर एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस की स्टडी करनी है तो हमें बेसिकली दो चीज़ों के बारे में पता होना चाहिए, एक रूट प्रेशर के बारे में और एक हमें पता होना चाहिए ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में। लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को रूट प्रेशर जो है कंप्लीट करा दिया था, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ा सा रिवाइज करती हुई चलूंगी ताकि हम आगे के लेक्चर को क्या है अच्छी तरीके से समझ सके। तो चलिए गाइज, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए बच्चों, मैंने आप लोगों को बताया था कि जो रूट प्रेशर है वो हमेशा अप्लाई होता है स्मॉल प्लांट्स जो होते हैं, मतलब जो कम लेंथ के प्लांट्स होते हैं उनके अंदर यदि हम एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस को समझते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, रूट प्रेशर वाली थ्योरी को अप्लाई करते हैं। कहने का मतलब ये है कि यदि हमें एब्जॉर्ब किए गए वाटर और मिनरल को प्लांट में नीचे से ऊपर की तरफ चढ़ाना है तो हम वहाँ पर रूट प्रेशर को अप्लाई कर सकते हैं। तो जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं तो उनमें रूट प्रेशर की सहायता से एब्जॉर्ब किया गया वाटर और मिनरल कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाता है, वो एरियल पार्ट्स ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र हो जाता है। ठीक है, फिर मैंने आप लोगों को बताया था कि इसे हम क्या है, जो बड़े बड़े पेड़ होते हैं, जो वेल डेवलप्ड ट्रीज होते हैं, जो टॉल प्लांट्स होते हैं, जैसे बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है या बहुत सारे पेड़ आप लोगों ने अपने सराउंडिंग में देखे होंगे जो बहुत बड़े बड़े होते हैं, उनके ऊपर हम रूट प्रेशर थ्योरी को जो है अप्लाई नहीं कर सकते, फॉलो नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जो रूट प्रेशर थ्योरी होती है या जो रूट प्रेशर होता है वो बहुत ही वीक प्रेशर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि भाई जैसे बड़ा प्लांट है, बड़े प्लांट में यदि हम नीचे से ऊपर की तरफ वाटर और मिनरल को चढ़ाते हैं तो हमें ज़्यादा प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, और हमने क्या पढ़ा था कि जो रूट प्रेशर होता है वो बहुत ही वीक प्रेशर होता है। तो कहने का मतलब ये है कि वो वहाँ पर हम अप्लाई नहीं कर सकते। इसलिए हमें बड़े प्लांट्स में या लंबे प्लांट्स में या टॉल प्लांट्स में एसेंट ऑफ सैप की प्रोसेस को अप्लाई करने के लिए एक स्पेसिफिक टाइप के प्रेशर की ज़रूरत पड़ती है, जिसे हमने नाम दिया था ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, यहाँ पर आप लोगों को एक बेसिक सी बात याद रखनी है कि यदि हम एक ऑल एवरेज की बात करें तो यदि हम 1 से 2 ATM का यदि रूट प्रेशर अप्लाई करते हैं तो जो प्लांट्स होते हैं ना, जो 10 से 15 की मीटर की हाइट के जो प्लांट्स होते हैं उनमें ही एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस हो सकता है, और जो बड़े बड़े 150 मीटर के और आपके 200 मीटर के जो प्लांट्स होते हैं उनमें रूट प्रेशर की थ्योरी को हम कतई भी अप्लाई नहीं कर सकते हैं। उसका रीज़न यही है क्योंकि रूट प्रेशर बहुत ही स्लो प्रेशर है, बहुत ही वीक प्रेशर है। वो छोटे छोटे प्लांट्स में ही, जैसे गुलाब का हो गया और आपका गुड़हल का हो गया और आपका क्या कहते हैं मैरीगोल्ड का हो गया, ऐसे जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं ना, छोटे छोटे जो पौधे होते हैं जिसे हम हर्बेसियस या श्रब कैटेगरी में रखते हैं, तो उनके लिए हम रूट प्रेशर थ्योरी को अप्लाई करते हैं। सो गाइस, ये हमारा कंप्लीट हो चुका था रूट प्रेशर। अब हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं सेकेंड टाइप ऑफ प्रेशर को या सेकेंड टाइप ऑफ थ्योरी को, जो कि हम अप्लाई करते हैं टॉल प्लांट्स में, जिसको हम बोलते हैं ट्रांसपायरेशन पुल। ठीक है, देखिए बेसिक सी बात आप लोग ये सबसे पहले तो ये समझिए कि ट्रांसपायरेशन पुल जो है किस चीज़ के लिए लगाया जाता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, पहले के लेक्चर में भी बता चुकी हूँ कि ट्रांसपायरेशन पुल जो है हमेशा ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस को प्लांट्स में कराने के लिए अप्लाई किया जाता है। ठीक है, अब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस में हम क्या लॉस करते हैं, वाटर को लॉस करते हैं। इतना तो मैं आप लोगों को बेसिक जो है ट्रांसपायरेशन के बारे में बता चुकी हूँ ना, कि ट्रांसपायरेशन क्या प्रोसेस होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम दी लीव्स विद दी हेल्प ऑफ स्टोमेटा। ठीक है, स्टोमेटा की सहायता से जो लीव्स होती हैं वो प्लांट के अंदर जो एक्स्ट्रा वाटर रहता है उसको वेपर की फॉर्म में क्या कर देती हैं, रिलीज कर देती हैं। इस प्रोसेस को हम क्या कहते थे, ट्रांसपायरेशन कहते थे। अब नॉर्मल सी बात यह है कि यदि किसी भी प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है, यानी कि यदि वाटर है वो रिलीज हो रहा है, बॉडी के बाहर एग्जिट हो रहा है, तो वाटर तो लीव्स को चाहिए ना। तो वाटर लीव्स को तभी मिलेगा जब लीव्स जो वाटर है वो कहाँ से कहाँ
जाएगा, नीचे से ऊपर की तरफ जाएगा, क्योंकि वाटर तो रूट के द्वारा एब्जॉर्ब किया जा रहा है, देन ट्रांसफर किया जा रहा है जाइलम में। अब जब जाइलम से एब्जॉर्ब किया गया वाटर ऊपर की तरफ लीव्स तक चढ़ेगा तभी ना ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होगा। तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी लंबे प्लांट में, किसी भी टॉल प्लांट में एसेंट ऑफ सेप की प्रोसेस को समझने के लिए या करने के लिए सबसे ज़्यादा बेसिकनेस किसकी पड़ती है बच्चों? ट्रांसपैरेशन पुल की पड़ती है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? तो यदि हम यहाँ पे ट्रांसपैरेशन पुल की डेफिनेशन यदि हम यहाँ पे देखें तो क्या बनती है कि ट्रांसपैरेशन पुल जो है एक टाइप का प्रेशर है जो किससे किसकी तरफ लगाया जाता है? प्लांट्स की जो लीव्स होती हैं, ठीक है, उनसे लगाया जाता है प्लांट्स के अंदर प्रेजेंट जाइलम एंड रूट पर। क्यों? अभी हम एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। देखिए मैंने क्या कहा है, एक सिंपल सा हम यहाँ पर डायग्राम बना लेते हैं। सिंपल से यहाँ पर हमने क्या बना लिया, स्टेम बना लिया है जिसके अंदर जाइलम प्रेजेंट होता है जो कि वाटर और मिनरल को ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर दिखा देते हैं रूट का, क्योंकि भी नॉर्मल सी बात है, हमें रूट की सहायता से तो एब्जॉर्ब करना है वाटर और मिनरल को। इस डायग्राम को मैं कितनी बार आप लोगों के सामने बना चुकी हूँ, इसके जरिए मैं आप लोगों को कितनी चीज़ें समझा चुकी हूँ। एक बार अगेन हम इस डायग्राम को लेते हैं और चीज़ों को समझते हैं। देखिए यहाँ हमें किसकी ज़रूरत पड़ रही है बच्चों? लीव्स की ज़रूरत पड़ रही है, तो यहाँ हमने क्या ले लिया? लीव्स ले लिया, ठीक। मैंने आप लोगों को क्या बताया? मैंने आप लोगों को बताया कि लीफ के द्वारा रूट पर या जाइलम पर एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है, एक प्रेशर अप्लाई किया जाता है जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं ट्रांसपैरेशन पुल। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई? ठीक है, इतनी बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी नहीं कहाँ से कहाँ लग रहा है। ये लीव्स की सहायता से किस पे लगाया जा रहा है बच्चों? रूट पे लगाया जा रहा है और जाइलम पे लगाया जा रहा है, क्योंकि बेसिकली ये क्या है? ये जाइलम ही तो है। वैसे तो स्टेम है, लेकिन स्टेम के अंदर ही ना जाइलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई है। अब हमें ये समझना है कि ये ट्रांसपैरेशन पुल की हमें क्यों ज़रूरत पड़ रही है, किस कंडीशन में जो लीव्स हैं वो ट्रांसपैरेशन पुल को जो है लगा रही हैं, या ज़रूरत ही क्यों है ट्रांसपैरेशन पुल की, ठीक है। तो चलिए अब हम इस डायग्राम के थ्रू धीरे धीरे करके एक एक स्टेप को या एक एक चीज़ को समझते हुए चलते हैं। देखिए सबसे पहले हमें क्या देखना? सबसे पहले हमें भैया रूट और रूट हेयर्स की सहायता से वाटर को एब्जॉर्ब करना है, ठीक है। वाटर को क्या करना है बच्चों? एब्जॉर्ब करके कहाँ तक पहुँचाना है? जाइलम तक पहुँचाना है। अब नॉर्मल सी बात है, हम वाटर को पहुँचाएंगे तो मिनरल तो वैसे ही बेसिकली वाटर के साथ चले ही जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ मैंने क्या करा? सॉइल ले लिया, सॉइल के अंदर कुछ रेड कलर से वाटर मॉलिक्यूल बना दिए और कुछ मैंने मिनरल मॉलिक्यूल बना दिए, क्योंकि दोनों ही चीज़ें जो हैं सॉइल के अंदर प्रेजेंट होंगी। आई बात जी समझ में? ठीक। अब यहाँ पर रूट प्रेशर अप्लाई हो रहा है। यहाँ क्या अप्लाई होता है बच्चों? रूट प्रेशर अप्लाई हो रहा है, ठीक है। रूट प्रेशर जो है अप्लाई हो रहा है, ठीक है। अप्लाई तो होगा, अप्लाई तो रूट प्रेशर होगा, लेकिन इस लगाए जाने वाले रूट प्रेशर की सहायता से यहाँ पर क्या है? एसेंट ऑफ सेप का प्रोसेस नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे हम बात करें टॉल प्लांट के लिए कि रूट प्रेशर तो लगाया जाएगा ही, क्योंकि यहाँ पर भी तो क्या है? ट्रांसपोर्टेशन तो हो ही रहा है ना वाटर और मिनरल का। तो यहाँ पर रूट प्रेशर लगाया जाता है, और हमने पढ़ा है रूट प्रेशर किससे किसकी तरफ लगाया जाता है? रूट प्रेशर हमेशा लगाया जाता है वाटर मॉलिक्यूल्स के थ्रू। किसकी तरफ? मिनरल मॉलिक्यूल्स के थ्रू। इतनी बात आप लोगों को मैंने लास्ट लेक्चर में बता दी थी, ठीक है। तो रूट प्रेशर तो यहाँ गया भैया, और रूट प्रेशर की सहायता से फिर क्या हुआ? ऑस्मोसिस का प्रोसेस हो रहा है, और ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू मिनरल और वाटर मॉलिक्यूल्स जो है वो किस में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं बच्चों? रूट में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं। ये क्या है? हमारी रूट है, ठीक है। रूट में क्या है? वाटर और मिनरल क्या है? हमारे ट्रांसपोर्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पर ये क्या फॉलो करेंगे? एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट पाथवे को फॉलो करते हुए कहाँ पहुँच जाते हैं? जाइलम में पहुँच जाते हैं। और जाइलम में फिर क्या स्टार्ट हो जाएगा? जाइलम में स्टार्ट हो जाएगा एसेंट ऑफ सेप का प्रोसेस। एसेंट ऑफ सेप का प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, और जाइलम आए हुए वाटर और मिनरल्स के मॉलिक्यूल को कहाँ ट्रांसपोर्ट कर देगा? लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा, या डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट की तरफ ट्रांसपोर्ट कर देगा, ठीक है। अब हमें यहाँ पर समझना क्या है? हमें यहाँ पर समझना ये है कि यहाँ पर ये लीव्स की सहायता से जो ट्रांसपैरेशन पुल लगाया जा रहा है जाइलम और रूट के ऊपर, ये क्यों लगाया जा रहा है, ठीक है। देखिए अब जैसे जैसे क्या है ऊपर की तरफ क्या है? वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं विद द हेल्प ऑफ जाइलम ड्यू टू द प्रोसेस ऑफ एसेंट ऑफ सेप, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को बताया है कि लीव्स में क्या प्रेजेंट होते हैं? लीव्स में प्रेजेंट होते हैं बच्चों स्टोमेटा, ठीक है। जितनी भी लीव्स होंगी सभी में स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे, लेकिन हम यहाँ बेसिकली एक लीफ का एग्जाम्पल ले चलते हैं। लीफ में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं, जिससे जो क्या कहते हैं वाटर होता है वो हमारा रिलीज होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर,
वेपर की फॉर्म में, या आप इसे गैसेस की फॉर्म में भी लिख सकते हैं। गैसेस की फॉर्म में जो वाटर है वो रिलीज होता रहता है फ्रॉम दी लीव्स थ्रू दी स्टोमेटा। ये क्या है? स्टोमेटा है, और इस प्रोसेस को ही हम नाम देते हैं ट्रांसपैरेशन। क्या नाम देते हैं बच्चों? ट्रांसपैरेशन नाम यहाँ पे हम दे रहे हैं। ठीक है, अब देखिए ये चीज़ आप लोगों को हमेशा ध्यान रखनी है। ये जो स्टोमेटा होते हैं, ये डे के टाइम हमेशा ओपन होते हैं। डे के टाइम हमेशा ये ओपन होते हैं, और नाइट के टाइम हमेशा ये क्लोज होते हैं। हमेशा ये क्या होते हैं बच्चों? क्लोज होते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं ट्रांसपैरेशन के प्रोसेस को। तो ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस जो मेनली होता है वो डे में होता है। रीज़न क्यों है? क्योंकि स्टोमेटा के द्वारा होगा, और स्टोमेटा हमारे डे में खुलते हैं। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? अब देखिए डे के टाइम क्या होता है बच्चों? सन होता है। ठीक है, सन होता है। सन की जो लाइट होती है, सनलाइट जो होती है, ये प्लांट्स पर पड़ती रहती है। गर्मी बहुत ज़्यादा है तो भैया नॉर्मल सी बात है, कंटिन्यूस क्या होता रहेगा? ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता रहेगा, और प्लांट से जो एक्स्ट्रा वाटर है वो रिलीज होता रहेगा। अब नॉर्मल बात ये है, यहाँ पर समझना आप लोगों को ये है कि यदि लगातार प्लांट के अंदर ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस हो रहा है, लगातार प्लांट्स की लीव्स से क्या है, जो वाटर है वो गैसेस फॉर्म में रिलीज हो रहा है, तो इसका मतलब ये है कि जो लीव्स है उसको हमेशा पानी की जरूरत पड़ेगी। यानी कि भी लीफ है वो अपने अंदर से यदि पानी को रिलीज कर रही है, या वाटर को वो प्लांट के अंदर से क्या है, बाहर निकाल रही है, तो उसको जरूरत है ना कि उसको पानी की सप्लाई मिलती रहे। ठीक है ना। यदि सपोज दैट उसे पानी की सप्लाई नहीं मिलेगी, किसी भी वजह से यदि उसे पानी की सप्लाई मिलनी बंद हो जाए, तो क्या ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होगा प्लांट के अंदर? नहीं होगा। ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, पानी नहीं मिलेगा, ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस नहीं होगा, तो कहीं ना कहीं जो प्लांट है वो डेड हो जाएगा, मर जाएगा, उसकी ग्रोथ नहीं होगी, ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। क्योंकि जितना भी वाटर एब्जॉर्ब किया जा रहा है उसका कुछ परसेंट जो प्लांट है वो अपनी बाकी की एक्टिविटीज में भी तो लगा रहा है ना, लाइक प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में लगा रहा है, रेस्पिरेशन की क्रिया में लगा रहा है, ट्रांसपैरेशन की क्रिया में लगा रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि दिन के टाइम ट्रांसपैरेशन का जो प्रोसेस है वो कंटिन्यूस प्लांट के अंदर होता रहता है। जो लीव्स है वो प्लांट के एक्स्ट्रा वाटर को वेपर की फॉर्म में, गैसेस की फॉर्म में प्लांट से रिलीज करती रहती है लगातार, जिस वजह से लीव्स को कंटिन्यूस पानी के सप्लाई की ज़रूरत पड़ती है। इस वजह से कि जो जाइलम है और जो रूट है वो लगातार उसको पानी को देता रहे, वो आलस ना करे बिल्कुल भी उसको वाटर सप्लाई करने के लिए। इस वजह से जो लीव्स होती हैं प्लांट्स की, वो एक टाइप का खिंचाव जो है उत्पन्न करती हैं, किसके ऊपर? जाइलम और रूट्स के ऊपर, ताकि जो जाइलम और रूट्स हैं वो हर टाइम डे के टाइम पे एक्टिव रहें और उसे लगातार क्या करती रहें? पानी जो है सप्लाई करती रहें, और वो लगातार ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस करती रहे। इतनी बात समझ में आई आप लोगों को? लीव्स जो है लगातार उनके अंदर कंटिन्यूसली क्या है, लगातार उसमें ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस होता रहे, इसके लिए वो एक टाइप का खिंचाव, एक टाइप का पुल जो है किसके ऊपर लगाती है? जाइलम और रूट के ऊपर लगाती हैं, ताकि जो जाइलम है और जो रूट है वो कभी भी क्या है, आलस ना करें, वो कंटिन्यूस उसको पानी सप्लाई करते रहें। और इसी जो खिंचाव है, इसी पुल को क्या कहा जाता है बच्चों? ट्रांसपैरेशन पुल को कहा जाता है। और लगाया क्यों जा रहा है? क्योंकि भैया लीव्स को क्या करना है? ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस करना है। तो हम ऐसा कह सकते हैं कि यदि प्लांट्स के अंदर ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस करना है तो हमें ट्रांसपैरेशन पुल लगाना ही पड़ेगा। यदि हम ट्रांसपैरेशन पुल को अप्लाई नहीं करेंगे, एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस नहीं होगा, लीव्स में पानी ट्रांसपोर्ट नहीं होगा, या हम ऐसे कह सकते हैं कि लंबे लंबे जो टॉल प्लांट्स हैं उनमें जो है एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस यदि नहीं होगा, तो जो वाटर है वो क्या है, लीव्स तक नहीं पहुंचेगा, लीव्स में ट्रांसपैरेशन का प्रोसेस नहीं होगा। तो डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली किसी भी वे से आप लोग समझ लीजिए कि प्लांट में ट्रांसपैरेशन पुल लगाने अति आवश्यक है। आई बात समझ में? किसी को कोई डाउट? तो ट्रांसपैरेशन पुल की यदि हम यहाँ डेफिनेशन देखते हैं तो हम क्या लिख सकते हैं कि ट्रांसपैरेशन पुल, it is a type of pressure which apply by leaves of plant at xylem and roots for the transpiration।
ठीक है। ये एक टाइप का प्रेशर है जो कि प्लांट्स के लीव्स के द्वारा जो है अप्लाई किया जाता है, क्रिएट किया जाता है किसके ऊपर, जाइलम एंड रूट्स के ऊपर, ताकि ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है वो प्लांट के अंदर कंटिन्यूस होता रहे। इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी। यहाँ तक आप लोगों को कोई भी जो है डाउट मुझे लगता नहीं है कि होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को हमेशा याद रखनी है कि प्लांट के अंदर जब भी ट्रांसपायरेशन की क्रिया होगी, जब भी ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा, तो हमेशा जो वाटर रिलीज होता है वो हमेशा गैसेस फॉर्म में रिलीज होगा, ठीक है, वेपर फॉर्म में रिलीज होगा, क्योंकि यहीं पर ही जो है गैसेस एक्सचेंज भी हो जाती हैं बच्चों। जो O2 है वो क्या है, प्लांट के द्वारा छोड़ दी जाती है, और जो CO2 है वो प्लांट के द्वारा ग्रहण कर ली जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है या वाटर रिलीज होता है वो किस फॉर्म में होता है, वेपर या गैसेस फॉर्म में होता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। देखिए, जब मैंने आप लोगों को रूट प्रेशर के बारे में समझाया था तो मैंने आप लोगों को बताया था कि रूट प्रेशर जो होता है वो एक टाइप का पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर होता है। क्यों? क्योंकि ये धक्का मार प्रेशर है, धक्का मार प्रेशर। रूट प्रेशर में हमने क्या पढ़ा था? रूट प्रेशर में हमने यही तो पढ़ा था ना कि जो H2O के मॉलिक्यूल होते हैं वो मिनरल के मॉलिक्यूल को धक्का मारते हैं किसकी तरफ जाने के लिए, रूट हेयर्स या रूट की तरफ ट्रांसपोर्ट होने के लिए। लेकिन यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, ट्रांसपायरेशन पुल जो लगाया जा रहा है वो एक टाइप का खींचने वाला प्रेशर है, ठीक है। वाटर को जाइलम से लीव्स खींचने के लिए एक प्रेशर अप्लाई कर रही है, ठीक है, पुल अप्लाई कर रही है। तो जिस वजह से हम ये कहते हैं कि जो ट्रांसपायरेशन पुल होता है वो कैसा प्रेशर होता है बच्चों, वो प्रेशर होता है नेगेटिव, वो प्रेशर होता है नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैसा प्रेशर होता है? नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्योंकि बताया था ना मैंने आप लोगों को, प्रेशर की कंडीशन में चाहे वो ऑस्मोटिक प्रेशर लग रहा है, चाहे वहाँ पे हम प्रेशर पोटेंशियल की बात कर रहे हैं, चाहे हम एटमॉस्फेरिक प्रेशर की बात करें, किसी भी टाइप की यदि प्रेशर की बात हम ट्रांसपोर्टेशन के प्रोसेस में कर रहे हैं, तो हम बेसिकली यहाँ पे दो चीज़ों को देखेंगे कि जो प्रेशर है उसकी दो कंडीशन हो सकती है, या तो वो पॉजिटिव हो सकता है या वो नेगेटिव हो सकता है। पॉजिटिव वो उस कंडीशन में होगा जब प्रेशर धक्का मार के लगाया जाए, जो हमने रूट प्रेशर में पढ़ा था। रूट प्रेशर में हम लोगों ने पढ़ा था कि जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं वो मिनरल मॉलिक्यूल्स को धक्का मारते हैं, क्या करते हैं, पुश करते हैं। तो जो रूट प्रेशर था वो कैसा प्रेशर था हम लोगों का, पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर था, ठीक है। लेकिन जो ट्रांसपायरेशन पुल जो होता है वो भी एक टाइप का प्रेशर है, क्योंकि वो किससे किसकी तरफ लग रहा है, लीव्स से जाइलम और रूट्स की तरफ लग रहा है, ताकि जो जाइलम है वो एब्जॉर्ब किए गए वाटर को किसकी तरफ ट्रांसपोर्ट करे, लीफ की तरफ ट्रांसपोर्ट करे। आई बात समझ में। लेकिन यहाँ पर प्रेशर लगने से प्रोसेस क्या हो रहा है, खींचने का प्रोसेस हो रहा है। जो प्रेशर लग रहा है वो किसके लिए लगाया जा रहा है, खींचने के लिए लगाया जा रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन पुल के लिए जो प्रेशर यहाँ पे अप्लाई किया जाएगा वो कैसा होता है, नेगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हो रहा है। यहाँ पर मैं आप लोगों को बार बार बता रही हूँ हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर हम इसलिए क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम बेसिकली किसके ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, H2O के ट्रांसपोर्टेशन की बात कर रहे हैं, ठीक है। हमने रूट प्रेशर के थ्रू या हमने ट्रांसपायरेशन के पुल के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन या एसेंट ऑफ सैप का प्रोसेस किसके लिए सीखा है, वाटर के लिए सीखा है। तो यहाँ पर जो हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं वो वाटर मॉलिक्यूल की वजह से कर रहे हैं। तो यहाँ पर जो प्रेशर बोल रहे हैं उसे हम हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर बोल रहे हैं। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई। ये प्रेशर कैसा होगा, बहुत ही हाई प्रेशर होगा, क्योंकि जैसे हमने उसकी बात करी थी रूट प्रेशर की, यदि हम बात करते तो कैसा प्रेशर था, स्लो प्रेशर था और वीक प्रेशर था। लेकिन जो ट्रांसपायरेशन पुल वाला जो प्रेशर है यहाँ पे वो बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर होगा और बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रेशर होगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत बड़े बड़े प्लांट में एसेंट ऑफ सैप के प्रोसेस को करने के लिए लगाया जाता है। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है, ठीक है। अभी तक हमने बस इतनी सी बात जानी है कि ट्रांसपायरेशन पुल क्या है और ये क्यों अप्लाई किया जाता है। ट्रांसपायरेशन पुल एक टाइप का पुल है, एक टाइप का प्रेशर है जो प्लांट्स के लीव्स के थ्रू किस पे लगाया जाता है, जाइलम एंड रूट्स पे लगाया जाता है। क्यों लगाया जा रहा है? ताकि प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूस होता रहे, किसी भी तरीके का ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस में डिस्टरबेंस क्रिएट ना हो लीव्स को। इसीलिए जो लीव्स है वो जाइलम और रूट पर एक प्रेशर अप्लाई करती है, एक पुल अप्लाई करती है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ट्रांसपायरेशन पुल बोलते हैं, ठीक है। इज दैट क्लियर? आगे चलें। गैसेस एक्सचेंज, ठीक है। गैसेस एक्सचेंज क्यों, मैंने अभी बताया ना कि जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है और इसमें जो वाटर रिलीज आउट होता है या रिलीज होता है वो हमेशा किस फॉर्म में होता है, वेपर फॉर्म में होता है। और जब वाटर मतलब जाता है, रिलीज होता है, तो इसी समय गैसेस एक्सचेंज का भी फंक्शन होता है। गैसेस एक्सचेंज का भी फंक्शन होता है। कहने का मतलब ये है कि जो प्लांट होते हैं ट्रांसपायरेशन के समय ही जो O2 हैं उसे क्या है, अपनी बॉडी से बाहर निकालते हैं। प्लांट अपनी बॉडी से बाहर O2 को रिलीज करते हैं और जो CO2 है
कहाँ से, एनवायरनमेंट से उसको टेक करते हैं। ठीक है, एनवायरमेंटल के अंदर जो CO2 प्रेजेंट होती है उसे वो ग्रहण कर लेते हैं और O2 को अपने अंदर से रिलीज कर देते हैं। किस प्रोसेस के थ्रू, ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। तो हम ये कह सकते हैं कि जब ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस किसके अंदर, प्लांट्स के अंदर होता है, तो उसी समय प्लांट्स के अंदर गैसेस एक्सचेंज का भी फंक्शन हो जाता है या प्रोसेस हो जाता है। ठीक है, आई बात समझ में? आगे देखिए अब देखिए ये जो आपका ट्रांसपायरेशन जो पुल है ना, जो ट्रांसपायरेशन पुल जो कॉन्सेप्ट है, ये पूरा का पूरा दिया था दो साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट का नाम है बच्चों, याद रखना इंपॉर्टेंट है, साइंटिस्ट का नाम है डिक्सन एंड जॉली। ठीक है, डिक्सन एंड जॉली, जॉली जॉली ना गाना सुना है ना, उससे आप यहाँ पे रिलेट कर सकते हैं। डिक्सन एंड जॉली दो साइंटिस्ट थे। उन्होंने अपना एक मॉडल प्रस्तुत किया था, अपना एक मॉडल जो है पब्लिक किया था, जिसको उन्होंने नाम दिया था कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल। ठीक है, क्या नाम दिया था? कोहेशन टेंशन ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल। ठीक है, क्योंकि इसी के बेस पर इन्होंने ट्रांसपायरेशन पुल से रिलेटेड कुछ फोर्स के बारे में बताया था, कुछ चीज़ों के बारे में बताया था जो प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस होने के लिए ज़रूरी थी। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई है। इस तरीके से आप ये भी कह सकते हैं कि जो कोहेशन टेंशन थ्योरी है, इसको हम दूसरे नाम से भी जान सकते हैं। इसको हम कोहेशन टेंशन थ्योरी ने कहकर ट्रांसपायरेशन पुल मॉडल भी कह सकते हैं। आई बात समझ में? दिया किसने था? डिक्सन एंड जॉली ने दिया था। ठीक है, अब देखिए अब यहाँ पर हम जो है बात करते हैं कुछ फोर्सेस की हम लोग यहाँ बात करते हैं। देखिए, जब प्लांट के अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होता है ना, तो हमें क्या है, एक चीज़ यहाँ पर समझनी है कि जब रूट से प्लांट के एरियल पार्ट्स में जो है वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है, तो क्या है, वो एक सीक्वेंस में होता है। ये चीज़ मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ, लेकिन यहाँ पर अब क्या है, हम डिटेल में पढ़ रहे हैं ट्रांसपायरेशन और ट्रांसपायरेशन पुल के बारे में, तो मैं अगेन यहाँ पर ये चीज़ आप लोगों को समझाना चाहूँगी और डिटेल में कि हमेशा जो प्लांट के अंदर H2O का ट्रांसपोर्टेशन होता है ना, वो एक सीक्वेंस में होता है, वो एक कॉलम में होता है। ठीक है, अभी हम समझेंगे इस चीज़ को कि ऐसा क्यों ज़रूरी है, ऐसा क्यों ज़रूरी है। देखिए, ऐसा समझ कर चलिए कि मान लीजिए, मैं बार बार वही एग्जांपल ले देती हूँ, आज फिर से एक बार दोबारा उस एग्जांपल को हम रिपीट कर लेते हैं कि सपोज डैट आप किसी टॉपिक को लर्न करें, बहुत शिद्दत से आपने किसी टॉपिक को जो है लर्न करना शुरू किया है और आप मस्त तरीके से 15-20 मिनट हो गए हैं, आपको बहुत फ्लो में क्या है उसको लर्न करते जा रहे, तो एक फ्लो आपका जो है बन चुका है। ठीक है, एक फ्लो आपका बन चुका है। लेकिन होता क्या है, कभी आपकी मम्मी आ जाती है, बेटा खाना ले आऊं, कभी आपके पापा आ जाते हैं, बेटा दूध ले आऊं, या कभी आपकी किसी दोस्त का क्या है, फोन आ जाता है। ठीक है, तो क्या है, आपको डिस्टर्बेंस क्रिएट होगा या नहीं होगा? जो फ्लो आपका बना हुआ था आपके टॉपिक को लर्न करने के लिए, उसके लिए जो आपका ध्यान एकदम फोकस जो आप कर रहे हैं उस टॉपिक को लर्न करने के लिए, वो जो फोकस आपने बनाया है वो डिस्ट्रैक्ट होगा या नहीं होगा? ठीक है, तो ऐसा ही कुछ प्लांट में ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो कंटिन्यूसली हुआ जा रहा है, लगातार हुआ जा रहा है, होते जा रहा है, लगातार जो है वाटर सप्लाई भी हो रहा है। लेकिन सपोज डैट किसी वजह से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या है, इतर बितर हो जाए, मतलब प्लांट के अंदर जो है मतलब बिखर जाए। ठीक है, कि क्या कहते हैं, जो वाटर है उसका मन ना करे कि मुझे नहीं जाना सामने वाली लीफ में, मैं तो दाएं वाली लीफ में जाऊंगा, मैं तो बाएं वाली लीफ में जाऊंगा, या मुझे ऊपर जाना ही नहीं है, मैं तो नीचे लीफ में बह जाऊंगा। सपोज डैट, ठीक है, ऐसा होता नहीं है, लेकिन एक एग्जांपल के तौर पे आप लोग समझ कर चलिए कि सपोज डैट हम ऐसा समझे कि जो ट्रांसपोर्टेशन का जो H2O का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो एक सिक्वेंस में ना होकर जो H2O के मॉलिक्यूल हैं वो इतर बितर हो जाए या प्लांट के अंदर अलग अलग बिखर जाएं। तो क्या है, जो लीफ के अंदर लगातार प्रोसेस हो रहा था ट्रांसपायरेशन का, उसकी फ्लो में क्या है, चेंजेस आएंगे या नहीं आएंगे? उसका जो फ्लो जो एक बंधा हुआ था, एक जो बिल्कुल स्मूथली लगातार जो है ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा था, क्योंकि उसे स्मूथली क्या है सप्लाई मिल रही थी वाटर की। अब यदि किसी वजह से वाटर की सप्लाई टूट जाती है, वो उसे नहीं मिलती है, तो क्या उसके अंदर ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस होगा? नहीं होगा। ट्रांसपायरेशन का जो प्रोसेस है फिर वो कंटिन्यूस नहीं होगा, वो डिस्ट्रैक्ट हो जाएगा और क्या है, वो प्रोसेस होगा ही नहीं। कहने का मतलब ये है कि वो डिस्टर्ब हो जाएगा। तो होता क्या है कि प्लांट के अंदर जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है वो लगातार होता रहे, उसमें किसी भी टाइप का कोई भी डिस्टर्बेंस क्रिएट ना हो। तो इसके लिए ये रूल होता है कि उसके अंदर जो वाटर का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो हमेशा एक फ्लो में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं वो एक कॉलम में अरेंज होकर क्या है, जाइलम से प्लांट्स की लीफ की तरफ क्या है ट्रांसपोर्ट होते हैं,
जिस वजह से जो प्लांट के अंदर या लीव्स में जो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस हो रहा है वो लगातार होता रहता है, उसमें किसी भी वजह से डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होता है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये लगातार क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहा है। ठीक है, अब नॉर्मल सी बात है, मान लो कि किसी वजह से दो दोस्तों में लड़ाई हो जाए। मान लीजिए मैंने दो यहाँ पे मॉलिक्यूल की बात कर लेते हैं और बीच में लड़ाई हो जाए। ठीक है, चलो एक दूसरा एग्जांपल से समझ के चलते हैं। मान लीजिए कि आप 6 दोस्त हैं। ठीक है, 6 दोस्त हैं और आप किसी फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं। फंक्शन क्या है आपका? ट्रांसपायरेशन है। ठीक है, फंक्शन की तैयारी कर रहे हैं, ट्रांसपायरेशन आपका फंक्शन है। आप स्मूथली तैयारी कर रहे हैं फंक्शन की, बहुत दिनों से कर रहे हैं। ठीक है, कर रहे हैं, लेकिन क्या होता है कि किसी वजह से 6 दोस्तों में से बीच में 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाए, किसी भी वजह से 2 दोस्तों की लड़ाई हो जाए, तो जो आपका ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस है, जो आपका ट्रांसपायरेशन का जो आप फंक्शन करने वाले हैं, उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, आई बात समझ में? उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। भाई अब तक जो 6 दोस्तों के बीच बहुत अच्छी बॉन्डिंग बनी हुई थी और ट्रांसपायरेशन का जो फंक्शन आप लोग करने वाले थे बहुत स्मूथली होने वाला था, लेकिन किसी वजह से आपके 2 दोस्तों के बीच लड़ाई हो गई तो बॉन्डिंग टूट गई है, फ्रेंडशिप टूट गई है। तो नॉर्मल सी बात है, ट्रांसपायरेशन का जो फंक्शन आप लोग करने वाले थे उसमें भी कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाएगा। तो होता क्या है, इसी तरीके से ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास हैं। ठीक है, अभी जो मॉलिक्यूल्स हैं वो एक क्या है, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स ने आपस में दोस्ती कर रखी है और सारे एक फ्लो में या एक कॉलम में अरेंज होकर क्या है, ट्रांसपोर्ट हो रहे हैं लीव्स की तरफ। लेकिन किसी वजह से इनके बीच की दोस्ती ना टूटे तो इनके बीच क्या है, एक अट्रैक्शन बॉन्ड होता है। इनके बीच में एक अट्रैक्शन बॉन्ड होता है, जिस वजह से इन H2O मॉलिक्यूल्स की बॉन्डिंग आपस में नहीं टूटती, या हम ऐसे कह सकते हैं कि जिस वजह से ये H2O मॉलिक्यूल का जो कॉलम होता है वो नहीं टूटता। इनकी बॉन्डिंग इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, इनके बीच जो बॉन्डिंग होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है, वो टूटती नहीं है। और इस बॉन्डिंग को हम एक फोर्स के नाम से जानते हैं, जो 2 H2O मॉलिक्यूल के बीच में लगता है। इस फोर्स को हम नाम देते हैं कोहेशन फोर्स। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में? कोहेशन फोर्स। ठीक है, हमने यहाँ पर क्या जाना, हमने यहाँ पर ये जाना है कि जो H2O का ट्रांसपोर्टेशन होता है वो प्लांट के अंदर एक फ्लो में होता है, एक सीक्वेंस में होता है, या एक कॉलम में अरेंज होकर सारे के सारे वाटर मॉलिक्यूल जो है वो लीव्स की तरफ ट्रांसपोर्ट होते हैं। लेकिन डिफरेंट टाइप या लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स हमारे पास होते हैं, उनके बीच का कनेक्शन ना टूटे, उनके बीच की बॉन्डिंग ना टूटे, इस वजह से हर एक H2O मॉलिक्यूल्स के दूसरे H2O मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग होती है, कनेक्शन होता है, उनके बीच में एक टाइप का फोर्स प्रेजेंट होता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, कोहेशन फोर्स। इतनी बात आप लोगों को समझ में आई?